जी की मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जय रघुनाथ जी की मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका श्री क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन राष्ट्रीय संयोजक। आज आपसे जिन मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे वो है कि ये जो बहुत चर्चित हो चुका है, खास तौर से ये अग्निपथ योजना है, अग्निवीर योजना है। इस योजना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और वो चर्चा है हमारी सीधी कि आखिर ये जो अग्निवीर अग्निपथ योजना है इसको किस लिए शुरू किया है, इसका क्या मकसद है। आप लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे एक अनुरोध है, यदि आवाज बिल्कुल साफ है, क्लियर है, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो लोग इस अग्निपथ अग्निवीर योजना के कारणों को, किससे लाभ होगा, किसको फायदा होगा, क्या कारण है, इन सब पर चर्चा करना चाहते हैं, उन सबसे अनुरोध है कि वो इस वीडियो को पूरी को देखें और साथ ही साथ उन लोगों को भी शेयर करें जो इस बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि खास तौर से जो हमारे लोग हैं, यानी जिनको इस बारे में ज्यादा सेना में भर्ती होने की इच्छा होती है, सेना के अंदर सैनिक सेवाएं देने की इच्छा होती है, उन लोगों को इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अग्निपथ अग्निवीर नाम तो कैसे भी रखे जा सकते हैं और नाम पता नहीं किन आधारों पर रखे जाते हैं, इन नामों पर मत जाइए। इन योजनाओं की वास्तविक स्थिति पर हमको समझनी चाहिए। आप में से कई लोग कह रहे थे मुझसे 4 से 5 दिन में कि आप ऐसा अग्निपथ और अग्निवीर योजना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब तक मैं उसको पूरा बारीकी से समझ नहीं लें तब तक मैं उस पर क्या बात करूं और तुरंत प्रतिक्रिया देना निश्चित रूप से मेरे जैसे व्यक्ति के लिए स्वाभाविक नहीं है। जब तक उसकी गहराई से जानकारी मुझे नहीं मिल गई, जब तक उसके बारे में मैंने जानकारी नहीं ली, तब तक मैं आपको तो क्या, मैं जब खुद ही नहीं जानता था उसके बारे में तो मैं आपको कैसे बताता। आप में से बहुत से लोगों ने व्यक्तिगत संपर्क भी किया कि साहब इसके बारे में बताएं ये क्या है। तो जब मुझे इसकी जानकारी, आज मैं आपको बता सकता हूं कि ये अग्निवीर योजना अग्निपथ योजना का क्यों, तो कारण क्या है, किससे इसको लाभ होगा और क्या इसका मकसद है और क्यों ये शुरू की गई है। यदि आज आप इसको जानना चाहते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आपको इसको जानना पड़ेगा, अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखना पड़ेगा। इसमें कई तरह की बातें हैं, मतलब केवल एकमात्र अपन ये कह दें कि ये फायदेमंद है तो गलत होगा और एकदम ये कह दें ये गलत है तो भी गलत होगा। लेकिन इसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। तर्कसंगत तरीके से हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। आप में से जो लोग भी इन बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या जिन्हें समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, उन तक इस चीज को आप शेयर करें तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी भी जानकारी दुरुस्त होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भारतीय सेना है ये इस देश की सबसे ज्यादा गौरवान्वित करने वाली, स्वाभिमान को सम्मान देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसमें हर एक देशभक्त नागरिक और भारत के प्रति जिसका रागात्मक संबंध है, जिसका ब्लड से संबंध है, जिसके खून जगह जगह इस धरती पर बिखरा हुआ है, जिसके पूर्वजों की रक्त रंजित भूमि है, उसके लिए ये धरती, ये भूमि एक केवल मात्र भूमि का टुकड़ा नहीं है। उसके लिए भारत भूमि पवित्र भूमि है। उसके लिए उसके पूर्वजों के इतिहास से, उसके महान पूर्वजों के बलिदान की एक सौंधी सौंधी सुगंध वाली ये धरती है। इसलिए उनके लिए इस योजना को समझना बहुत ही जरूरी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अग्निवीर अग्निपथ योजना की, जो भारत सरकार ने 12-14 जून को इसको लागू किया है। इस अग्निपथ योजना के लिए आंख मीचकर जो लोग तेजी से इसके समर्थक बने चल रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एक ऐसी सरकार के कारनामों का समर्थन कर रहे हैं जो खुद ही अपने मामलों में स्टैंड नहीं रखती है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कई मामलों में आपने इनका समर्थन किया और ये रोल बैक हो गए। तो सबसे पहले आप अपने इन पूर्वाग्रहों को दूर रख के आ जाइए कि ये साहब सरकार लाइए अच्छी होगी, ये मोदी जी अच्छे हैं, ये राजनाथ जी अच्छे हैं तो जरूर अच्छा होगा। जो राजनेता होता है वो कभी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसके अपने स्वार्थ होते हैं, अपने हित होते हैं और अपनी राजनीतिक पार्टी ही उसके लिए देश होती है। उसके देश वेश से कोई लेना देना नहीं होता। उनके लिए देश बहुत सीमित चीज है। उनकी पार्टी देश है और उनकी पार्टी का हित उनके लिए देश हित है। इसलिए इन सब का ऊपर उठ के एक विचार कीजिए। अब आते हैं हम इस अग्निवीर योजना की, एक एक कड़ी पर बात करते हैं। इससे पहले हम भारत सरकार की रेजिमेंटल चीजों पर और भारत सरकार की पहले की सैनिक व्यवस्था को, जिसको कई बार कई लोगों ने टारगेट भी किया है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान जो भारत की सेनाएं हैं उनमें 3 सशस्त्र बल हैं और चौथा उनका जो है इंडियन कोस्टल गार्ड है, जो चौथा बल कहा
कहलाता है भारत का। उसके बाद में असम राइफल्स है, जो अर्धसैनिक बल होते हुए भी भारतीय सेना की तरह ही एक्ट करता है। और उसके बाद सीएपीएफ हैं, जिनके अंदर सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इस तरह की 4 फोर्स हैं। और उसमें असम राइफल्स भी है, जो असम राइफल्स कभी कुछ रूल्स उसके रक्षा मंत्रालय के लागू होते हैं और कुछ गृह मंत्रालय के होते हैं। हालांकि असम राइफल्स विशुद्ध रूप से गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करती है। इन सीएपीएफ के बाद में है स्टेट पुलिस की आर्मर्ड कांस्टेबलरी, जिनमें एसटीएफ है, कहीं आरएसी है, कहीं पीएसी है। और उसके बाद उन सेनाओं की एकेडमिक पुलिस होती है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, जिनमें थाने वगैरह आते हैं। इसके अलावा होती है जिनको हम होम गार्ड्स कहते हैं, जिनको काम तो कराया जाता है लेकिन डेली विजिट के तौर पर जिस दिन उनकी हाजिरी लगेगी काम होता है। इसके अलावा भारत सरकार की अपनी एनसीसी जैसी कैडर्स हैं, जो कि नेशनल कैडेट कोर्स कहलाते हैं। ये आज तक का ढांचा है। और इस ढांचे के अंदर जो भारतीय सेना, जो थल सेना है, थल सेना जिनको इन्फेंट्री भी उसके अंदर सबसे ज्यादा है, इन्फेंट्री को मजबूत करने के लिए, वैज्ञानिक रूप से तरीके से सोच समझ के लिए उनके अंदर रेजिमेंटल सिस्टम स्थान और ब्लड के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे कि राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है। इसके अलावा कुछ है स्थानिक नाम, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट है, जैसे कि बिहार रेजिमेंट है, जैसे कि हमारी गढ़वाल रेजिमेंट है, जैसे कि हमारा पंजाब पैरा है। इस तरह के नाम हैं जो कि उनके मद्रास ग्रेनेडियर्स है, जो कि उसके क्षेत्र के नाम पर बनाई गई हैं। ये क्या कारण है, क्यों इनको क्षेत्र के नाम पर और जाति के आधार पर बनाई गई, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। व्यक्ति को सबसे ज्यादा लगाव अपने परिवार से होता है। इस बात में किसी को कोई भ्रांति हो तो बता सकता है। सबसे ज्यादा लगाव व्यक्ति को अपने परिवार से, अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपने पुत्र से होता है। और इस चीज को समझते हुए भारतीय लोगों ने आज से नहीं, सदियों से सेनाओं को इस ढंग से सर्जन किया कि ये इस कुल की सेना है। जैसे राठौड़ों की सेना, जैसे चौहानों की सेना, जैसे कस्बाओं की सेना, ये उस कुल के लोगों की एक बटालियन जैसी और एक कंपनी जैसी बनाई जाती थी। और उनका जो मुखिया होता था वो उसका नेता होता था। ये पहले इस तरह की सेनाएं भारत के अंदर, हमारी भारतीय रियासतों के अंदर ये सेनाओं का ढांचा था। और वो 1 घोड़े की जागीर, 2 घोड़े की 5, 25, 50, इस तरह से उनका सिस्टम था। और इस सिस्टम के तहत वो खुद मर जाते, लेकिन अपने कुल को, अपनी आन बान शान के लिए वो गर्दन कटने के बाद भी कई कई किलोमीटर तक लड़ते थे। इस वैज्ञानिक तरीके को अंग्रेजों ने भी समझा और उन्होंने इस बात को समझकर इस तरह की कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर रेजिमेंट्स बनाई, जिसको हम ग्रेनेडियर्स कहते हैं। अब राजपूताना राइफल्स, राजरिप भी उसका रूप हो गया। इसका नाम पहले कभी कछवाहा फोर्स होता था, सवाई मान गार्ड्स जिसको बोलते थे। ये सवाई मान गार्ड का मतलब है जो सवाई मान सिंह जी द्वितीय, यानी जो अभी राजमाता गायत्री देवी जी थी उनके पतिदेव थे, और जो राजस्थान के राजप्रमुख प्रथम और अंतिम ही थे, उनके नाम पर वो सवाई मान गार्ड्स को भारत सरकार की रेजिमेंट्स में हिस्सा मिला। इसी तरीके से अलग अलग रॉयल पुलिस, रॉयल फोर्सेज को उनके अंदर बना के भारतीय सेना का गठन किया गया। और भारतीय सेना पिछले 70 वर्ष से, यदि 75 वर्ष से यदि कोई यह कहता है कि भारतीय सेना सफल नहीं रही, मैं कम से कम इस बात में विश्वास नहीं करूंगा। आज तक की हमारी जितनी भी सफलताएं हैं, चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली भारत की 1972 वाली 71-72 की लड़ाई की बात हो, या कारगिल में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाली बात हो, इन्हीं रेजिमेंट्स ने, खास तौर से जो ये रेजिमेंट्स हैं जिनको हम राजरिप्स कहते हैं, राजपूताना राइफल्स कहते हैं, जाट रेजिमेंट्स कहते हैं, राजपूत रेजिमेंट्स कहते हैं, इन रेजिमेंट्सों ने निश्चित रूप से भारत की सेना में विशेष योगदान दिया है। और यही कारण है कि 1 नहीं 2 नहीं, एक जाति के पास 5 से 6 परमवीर चक्र हैं। पूरे देश के अंदर अभी 19 या 22 परमवीर चक्र, मैं माफ करना, मुझे एकदम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मेरे को पहले 19 का ध्यान था, अभी शायद 3 बढ़े हों। 19 परमवीर चक्रों में से 5 परमवीर चक्र एक ही जाति के पास हैं। निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि पौरस दिखाने के लिए, वीरता दिखाने के लिए, शत्रु के समक्ष एकदम सामने चढ़ बढ़कर लड़ने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रक्त की जरूरत होती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने बारंबार इसी बात पर परीक्षण किया है कि ये जो इनकी राजपूत रेजिमेंट है, इसके अंदर ऐसा क्या भेद डाला जाए ताकि ये राजपूत रेजिमेंट्स उस ढंग से युद्ध नहीं लड़ पाए। 1989 के अंदर हम सब जानते हैं, कारगिल में राजपूत रेजिमेंट्स के जो बच्चे थे, 7 राज के जो बच्चे थे,
7 राजपूत राइफल्स के, उन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की थी। आधी ट्रेनिंग के बाद ही वो सीधे वहां कारगिल पहुंचे और उसी कारगिल की लड़ाई के अंदर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें संजय कुमार राजपूत को भी परमवीर चक्र मिला। खुद मेरे अपने बहनोई लगते हैं बनेटी के सूबेदार रामपाल सिंह तंवर, जो बाउंड्री कैप्टन से रिटायर्ड हुए, उनको भी वीर चक्र मिला। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि बिना ट्रेनिंग के जाकर के लोगों ने वहां अपने कब्जे किए और उन कारगिल को बुरी तरह खाली करा दिया। उस समय आईएसआई जैसी एजेंसी ने यह पुनर्विचार किया कि आखिर इस राजपूत रेजिमेंट का इलाज क्या किया जाए, जो कहते हैं कि केवल विजय ही के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं, हम राजा रामचंद्र की जय बोलकर लड़ाई लड़ते हैं। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, राजपूत रेजिमेंट्स के अंदर राजपूतों के साथ साथ 25 से 30% गुर्जर भाई भी हैं और उसके अंदर कायम खानियों को भी राजपूत रेजिमेंट्स के अंदर हिस्सा मिलता है। रोड लोग जो हैं, जो अलग जाति कहलाती है, उनको भी उसके अंदर भर्ती होने का सिस्टम मिलता है। इसीलिए उस राजपूताना राइफल्स का ही वो जो हमारा अभी ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए हैं, जो भालेबाज हैं, उनको चोपड़ा को जो है इसके अंदर वो मिला हुआ है, उसके अंदर सेना के अंदर हैं, वो जेसीओ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस राजपूत रेजिमेंट्स की ताकत को कमजोर करने के लिए ही राजपूत और गुजरों की लड़ाई की शुरुआत करवाई गई। ये 2000 से सन 2000 में ही चालू हो गई। वहीं से अली हसन हुसैन जो भी आया और वो यहां आकर कचरा फैला के गया। अब वर्तमान में इस देश ने एक नई चीज अपना ली है, जो मैं पहले कई बार कहता रहा हूं, आरएसएस के बड़े से बड़े लोगों से मिलकर ये बात कही। वो चाहते हैं कास्टलेस सोसाइटी की स्थापना करना। अब आप विचार कीजिए, वामपंथ चाहता था कास्टलेस सोसाइटी की स्थापना करना, कर नहीं पाया। कांग्रेस चाहती थी कास्टलेस सोसाइटी की स्थापना, कर नहीं पाई। अब चाहती है वर्तमान सरकार और उस सरकार का सबसे बड़ा समर्थक आरएसएस, कास्टलेस सोसाइटी की स्थापना करना। और इस जाति विहीन समाज की स्थापना आरएसएस की स्थापना से ही उसका लक्ष्य रहा है। और इस लक्ष्य के कारण ही श्रद्धेय तन सिंह जी और श्रद्धेय कुंवर आयुवान सिंह जी ने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की थी, क्योंकि वो गीता के उपासक थे, वो सत्य सनातन छात्र धर्म के उपासक थे। और सत्य सनातन छात्र धर्म को जाति विहीन समाज में कोई जगह ही नहीं है। गीता निश्चित रूप से सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपीन त्यजेत सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर आवृता का संदेश देती है। गीता संदेश देती है, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे पर धर्मोत्सव नुष्टितात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात जन्म सहित उत्पन्न कर्म चाहे बुरा लगे, उसका ही पालन करना चाहिए। दूसरे का धर्म, दूसरे का कर्म का पालन करते समय तो भयावह। दूसरे का धर्म यहां मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई आदि नहीं है, गैर क्षत्रियों का धर्म। गैर क्षत्रियों का काम यदि व्यक्ति करेगा, यदि हिमालय में जाकर तपस्या करने का प्रयास अर्जुन करेगा, तो निश्चित रूप से यह भयावह। फिर ये किसने हल्ला मचाया कि गीता का सार है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? ये सब बकवास है। ये वो सार बनाते हैं जिनको गीता का ज्ञान नहीं है। गीता का एकमात्र उद्देश्य है स्वधर्म का पालन करना चाहिए। गीता का एकमात्र उद्देश्य है पर धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। गीता का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने धर्म को पहचान कर उसका पालन करना चाहिए। इस गीता के इस सिद्धांत के खिलाफ आरएसएस है, गीता विरोधी आरएसएस है, जिसको जब चाहे इस बारे में शास्त्रार्थ करना है, कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका उसके लिए तैयार है। गीता के जितने टीकाकार हैं अब तक के, उन सभी टीकाकारों को किसी को भी लाके बैठा दो, यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि जन्म सहित उत्पन्न कर्म को करने के लिए कृष्ण ने मना किया, तो मैं उसकी बात मानता हूं। जन्म सहित उत्पन्न कर्म ना करने का काम ही तो अर्जुन कर रहा था, जंगल में भाग रहा था, तपस्या करने जा रहा था, उसको वापस उसी के छात्र धर्म में नियुक्त किया। यह गीता का 4थे अध्याय को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है। यहां गीता में और आरएसएस में बिल्कुल विभेद है, और यही कारण है कि आरएसएस ले देकर कैसे भी जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। अच्छी बात है, करो, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस जाति विहीन समाज में रोड़ा अटकाता है ये क्षत्रिय वर्ग, जिसमें सौभाग्य से मेरा भी जन्म हुआ है। वो कहता है कि ईश्वर नाम की यदि कोई सत्ता है और यदि उसने मुझे क्षत्रिय के रूप में जन्म दिया है तो ये गलत नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ईश्वर बहुत महान है और वो सोच समझकर ही सारा काम उसी के अनुसार चलता है। ये मेरी स्वतंत्रता है कि मैं यदि छात्र धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मैं क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा। यह नहीं हो सकता कि मैं क्षत्रिय के घर में पैदा हो जाऊं और छात्र धर्म का पालन नहीं करूं और तमगा लगाए फिरूं कि नहीं मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं। यह संभव नहीं है। यह गीता कहती है वर्ण संकरता और कर्म संकरता को कोई जगह नहीं है। वर्ण संकरता कहते हैं 2 वर्णों से मिक्सचर को, और कर्म संकरता कहते हैं अपने जन्म सहित कर्म को छोड़कर दूसरे की ओर भाग जाना।
और दोनों एक जैसे हैं। कर्म संकर भी अच्छी चीज नहीं है और वर्ण संकर भी नहीं है। ये सबसे बड़े पाप बताए गए हैं गीता में, और इसीलिए गीता को साइड करके लोग भागवत गीता को माथे पर रखकर इस देश में प्रचारित करते रहते हैं, जहां हमारे बड़े बड़े लोग जाकर के नाचते हैं और गाते हैं, जबकि नाचना और गाना किसी दृष्टि से क्षत्रिय की पद्धति नहीं है। गीता में कहीं नहीं लिखा कि अर्जुन तू डांस कर ले आनंद में आके। गीता में साफ लिखा है, यदि अर्जुन तुझे छात्र धर्म समझ आता है तो धनुष उठा और वार कर। इस चीज से हटाने के लिए ये लगातार प्रयास करने के बाद एक प्रतिफल इनकी समझ बैठा कि जाति विहीन समाज में रोड़ा अटकाने की जो कार्रवाई है, ये भारत की वो मार्शल जातियां करती हैं, जो मार्शल जातियों के बगैर भारत का सेना जीरो हो सकती है। इन मार्शल जातियों को, मेरे कई लोग हैं जो इनमें आज इतनी नफरत भर गई है कि मार्शल शब्द से भी उनको घृणा है। हमारे अपने भाइयों से जो कहते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी समय उनका कोई किसी प्रकार का संबंध क्षत्रियों से रहा है, उसी बात से चिढ़ जाते हैं। ऐसा मत करो। संबंध है, कहीं न कहीं है, किसी न किसी कारण से आज अलग हो गए, उस चीज को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हम दो भाई हैं, एक शिक्षा अधिकारी हैं, मैं पैरामिलिट्री फोर्स में था, तो कर्म के आधार पर हम दोनों भाई नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे भले ही आज वो पूजा पद्धति अलग अपनाते हों, उनके संस्कार अलग हो गए हों, उनके पारिवारिक संस्कार अलग हुए हों, उनकी परंपराएं अलग हो गई हों, उनका पहनावा अलग हो गया हो, उनकी बोली अलग हो गई हो, लेकिन मूल में कहीं न कहीं आपसे उनका संबंध रहा है। और इस संबंध के तहत ही वो आज तक आपसे जुड़े रहे थे। राजनीतिक लोगों ने और षड्यंत्रकारी लोगों ने और सेना विरोधी लोगों ने उनको आपसे दूर करने का प्रयास किया है। मैं एक बात और यहां बता देता हूं, इन जातियों की कमजोर करने के लिए यदि ये जातियां जातीय स्वाभिमान भूल जाएंगी तो निश्चित रूप से जातिहीन समाज की ये स्थापना कर पाएंगे, ऐसा इनकी सोच है। होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा इनकी सोच है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि भारत की सेनाएं जो जाति और क्षेत्र के नाम पर बनी हुई हैं, जिसको ये अपने शब्दों में अंग्रेजी सिस्टम बोलते हैं कि ये अंग्रेजों का सिस्टम था, इसको समाप्त कर देंगे। ये अंग्रेजों का सिस्टम नहीं था, ये भारत की प्राचीनतम व्यवस्था का सिस्टम था। अंग्रेजों की सेना के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कहीं भी इस तरह की कोई रेजिमेंट नहीं है कि ये स्कॉटिश रेजिमेंट है, या ये जो है वहां का मजदूर वर्ग की रेजिमेंट है, या ये वहां के कामगार की रेजिमेंट है, या ये वहां के ड्राइवर्स की रेजिमेंट है। ऐसी कोई रेजिमेंट्स नहीं है। ये उन्होंने भारत की परिस्थिति को देखते हुए उन्हें मजबूरन यह करना पड़ा था कि भारतीय व्यवस्था में यह संभव है, और इसको तोड़ने का एक बार नहीं, संसद ने कई बार प्रयास किया है। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, संसद सदस्य नपुंसकता को ओढ़कर बनते हैं। और जब पहली बार प्रयास किया गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रयास किया था इसे मिटाने का, इस जो वर्तमान रेजिमेंटल सिस्टम है इसको समाप्त करने का। और उन्होंने कहा था, वहां मैं उन्हीं की भाषा में बताता हूं आपको, जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने एक देश के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने से रोक दिया। उनकी इस बात का जवाब कश्मीर के एक मुस्लिम सांसद ने दिया था, किसने रोक दिया? किसने रोक दिया? आप खुद रुक गए, खुद नहीं लड़े। किसने आपको शस्त्र नहीं दिए? किसने मना किया था आपको शस्त्र? रावण लड़ा, किसी ने मना किया? वानर दल लड़ा, किसी ने मना किया? निषाद राज लड़े, किसी ने मना किया? भील सैनिक लड़े, किसी ने मना किया? गुर्जर भाई लड़े, किसी ने मना किया? जाट भाई लड़े, किसी ने मना किया? अहीर भाई लड़े, किसी ने मना किया? किसी ने नहीं किया। जो नहीं लड़ सकते थे उन्होंने नहीं लड़े, और आज वो बैठकर विचार करते हैं कि हमको लड़ने नहीं दिया। वाजपेयी का कौन सा पूर्वज ऐसा था जो लड़ना चाहता था, और कौन सा मेरा ऐसा पूर्वज था जिसने उसको कहा तू लड़े मत? बताओ आप, कौन सा था ऐसा पूर्वज वाजपेयी का जो लड़ना चाहता था, और राजेंद्र सिंह बसेठ के नरूका के परिवार ने रोक दिया कि तू लड़े मत? कोई नहीं लड़ना चाहता था। लड़ने के लिए खून बहाना पड़ता है, सामने वाले का भी और अपना भी। और जब तलवार आगे की तरफ चलती है तो उसकी एक नोक दूसरी तरफ, उस वाली की अपनी तरफ भी आती है, गिग्गी बन जाती है। संसद में भाषण देना अलग है, और तलवार चलाना और गोली खाना अलग चीज है। इसलिए नहीं लड़े। यह उत्तर कश्मीर के मुस्लिम सांसद ने इन वाजपेयी जी को दिया था, जब उन्होंने ये कहा था राजा है जो लड़ेगा, क्षत्रिय है जो लड़ेगा। हमने बहुत बड़े वर्ग को लड़ने नहीं दिया। किसी ने नहीं, डर के मारे नहीं लड़े। और जो डर के मारे नहीं लड़े, वो आज चाहते हैं कि जो लड़े हैं उनके लड़ने की, त्याग की, बलिदान की उंगलियों पर नचाएं। ये पॉसिबल नहीं है। सेना गुलाम नहीं हो सकती। हर एक बार यह प्रयास किया गया है कि सेना आंख नीच के इनके आदेशों का पालन कर ले, और उस पालन की वजह से ही इन्होंने एक नई योजना बनाई है। क्या चाहते हैं ये
ये चाहते हैं कि जो सैनिक तैयारी कर रहे हैं और एक लंबा सैनिक 17 साल की जो आज सेवाएं हैं, उस 17 साल की सैनिक सेवा करने के बजाय 4 साल का वो होमगार्ड्स बन जाए और उन 4 साल में से 25% लोगों को सेना में स्थायी कमीशन दे दिया जाए। कमीशन नहीं, कांस्टेबलरी में दे दिया जाए, जवानों में भर्ती कर लिया जाए। मुझे बताएंगे उन 25% को वहां लेने का तरीका क्या होगा? मतलब उनकी सीआर लिखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाएगी, उनके अधिकारी उनकी रिपोर्ट लिखेंगे, तो वो 25% लोग सैनिक सेवाएं देंगे या अपने अधिकारियों की चमचागिरी, चाटुकारिता और चापलूसी करेंगे? हर एक सैनिक नहीं, अग्निवीर ये चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा चापलूसी कर करा के इन अधिकारियों की उन 25% में भर्ती हो जाए। और ऐसे चाटुकार, चापलूस लोग यदि सेना में जाते हैं और फिर यह प्रयास किया जाएगा कि वो राजपूत रेजिमेंट जाट रेजिमेंट की तरह युद्ध लड़ लेगी, तो ये हमारी भूल है। जिसको बचपन से सिखा दिया जाए, यानी 17 साल 18 साल की उम्र से सिखा दिया जाए, अधिकारियों की चापलूसी करो, अधिकारियों की चापलूसी करो, अधिकारियों की चापलूसी करो, वो सेना कैसी चापलूस सेना होगी भाई? अंदाज लगाइए आप। ये तो उन 25% का है जो सेना में जाएंगे, जो सेलेक्ट होंगे। क्या उसमें यह क्राइटेरिया है कि जो त्याग, साहस और बलिदान को दिखा सके और अपने अधिकारी के गलत आदेशों का पालन ना करे, उसको सेना में लिया जाएगा? यदि ये है तो इसको संसद में प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी दोनों बता दें। और यदि ये नहीं है तो मुंह छिपाएं, सैनिकों में चापलूस तैयार ना करें। 100 आदमी मान लीजिए अग्निवीर बने, 25 तो चापलूस और चाटुकारिता करके उसमें जाएंगे। बाकी जो रहे 75%, वो 75% में कहते हैं कि पुलिस फोर्सों में 10% आरक्षण दे दिया जाएगा। ये भी शिवराज जी चौहान ने कहा और सीएपीएफ के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। अच्छा, बताया नहीं ये 10% किस में से दिया जाएगा? आपने आरक्षण की सीमाएं उठा करके पहले से ही उसको कर रखा है 50% और उस 50% से 10% ईडब्ल्यूएस, फिर बाकी के 40 में से 10% दोगे या एससी एसटी वाले में से दोगे? बता तो दो ना, इसमें कोई शर्म आ रही है क्या? इस 10% को किस में से दोगे? इसका हमें बताना आपको जरूर पड़ेगा और खुलेआम बताना पड़ेगा, संसद में बताना पड़ेगा कि यह 10% आप किस में से दोगे, या कोई 110% का 10 का आंकड़ा कहीं से लेके आओगे? यह 10% भी मेरे ही घर से जाएगा। अरे कर क्या रहे हो आप? वोट में दूं आपको, समर्थन में आपको दूं और आप मेरे सिर में रोज कील ठोको, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम। पहले आपने आरक्षण की ठोकी, फिर आपने एससी एसटी एक्ट की ठोकी, अब आपने जो ये ले देकर सेना में चले जाया करते थे बच्चे, इनके ऊपर भी कील ठोक दी। अभी आपने ये भी नहीं बताया इस अग्निवीर में आरक्षण दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि आप खुलेआम कहते हैं कि अग्निवीर सैनिक नहीं है। ये तो आप ही कह रहे हैं इनमें से सैनिक बनने वाले हैं, तो इस अग्निवीर में आप आरक्षण दे दिया तो क्या हाल होगा? एक मेरा भाई आज सुबह बात कर रहा था कि साहब रेजिमेंट्स खत्म नहीं होंगे, जैसे डायरेक्ट उनकी बातचीत हुई हो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर रेजिमेंट्स को भर्ती कैसे करेंगे? भारतीय सेना का सह प्रमुख ये क्लियर कर दिया है कि अब इसके बाद जवानों की भर्ती सिर्फ अग्निवीरों से होगी। तो फिर राजपूत रेजिमेंट की भर्ती कैसे करेंगे? अग्निवीर से जो राजपूत हैं, जो गुजर हैं, जो कायम खानी है, वो साइड आ जाओ। कैसे करेंगे? बताया नहीं, बताना पड़ेगा। कैसे करोगे उनका भर्ती? मराठा रेजिमेंट का कैसे करोगे? जो मराठा अग्निवीर है वो इधर आ जाओ। महार रेजिमेंट का कैसे करेंगे? जो महार अग्निवीर है वो इधर आ जाओ। जाट रेजिमेंट का कैसे करेंगे? जो जाट अग्निवीर है वो इधर आ जाओ। करोगे कैसे? बताओ तो सही, उसका तरीका तो बताओ भाई। क्या है ये? अभी बहुत दिनों से गुड़गांव में टोल टैक्स पर हमारे अहीर भाइयों ने एक आंदोलन चला रखा है कि अहीर रेजिमेंट भारतीय सेना में हो। उनके इस रेजिमेंट के आंदोलन को देखते हुए एक दिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़े भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री महोदय से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये अहीर भाई तो वैसे ही कर रहे हैं, हम तो रेजिमेंट सारी खत्म कर रहे हैं। अगले 10 साल में आपको कोई रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, ऐसी राजपूताना राइफल्स, ऐसी कोई रेजिमेंट नजर नहीं आएगी। तो ये अहीर भाई क्यों आंदोलन कर रहे हैं? इसका मतलब पहले से ही वो तैयारी करके बैठे थे कि अंग्रेजी सिस्टम को खत्म करने के नाम पर कास्टलेस सोसाइटी की ओर बढ़ेंगे। और कास्टलेस सोसाइटी के अंदर जो राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट जो इनके आगे आ रही है,
इनको समाप्त करने के प्रयास ये करें। अब ये पंगा तो फैल गया। यदि वाकई इनका ये इरादा था, जैसा इनके जो महान समर्थक चिल्लाते फिर रहे हैं, तो क्या इस देश में शिक्षा मित्र नहीं है? क्या शिक्षा सहयोगी नहीं है? क्या गेस्ट टीचर नहीं है? किसी ने कोई विरोध किया? बताओ आप। गेस्ट टीचर, शिक्षा मित्र और शिक्षा सहयोगी पहले से ही है ना इस देश के अंदर। किसी ने तो विरोध नहीं किया, इसमें भी नहीं करते। क्यों करते विरोध? बताओ आप। यदि आपका इरादा इतना ही अच्छा था, ये अलग चलता रहेगा और सेना की भर्ती एज इट इज चलती रहेगी, जैसे इनके महान समर्थक चिल्ला रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता। वो तो खाली इधर से फॉरवर्ड आया, उधर फॉरवर्ड कर दिया, उधर से फॉरवर्ड इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, उस कचरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। और 5 दिन मुंह छिपाएंगे जिस दिन ये सरकार वापस ले लेगी इस योजना को, उस दिन फिर 5 दिन तक कहीं नजर नहीं आएंगे। जिस सरकार की पैरवी करते हो, ये वही तो सरकार है जो किसान बिल के अनेक 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 फायदे गिनाती रही और बाद में उस किसान आंदोलन को अनेक अनेक तरीके से बदनाम किया जाता रहा। उसमें देशद्रोही थे, सब कुछ थे। मान लिया देशद्रोहियों ने उस आंदोलन का समर्थन किया, तो फिर क्या उन देशद्रोहियों ने इस देश की सरकार को खरीद लिया कि जो इस बिल को वापस ले लिया? फिर क्या हुआ? फिर इसका मतलब उन्हीं देशद्रोहियों ने मिलकर देश के प्रधानमंत्री को खरीद लिया कि इस बिल को वापस ले लो। यही हुआ ना इसका अर्थ। तो भाई, या तो पहले देशद्रोही नहीं थे और या बाद में देशद्रोही इतने बड़े ताकतवर हो गए कि देश के प्रधानमंत्री को भी खरीद लिया। अब ये कौन मूर्ख ये चिल्ला रहा है कि देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार मजबूत है? अब भी मजबूत है। किधर से? पाकिस्तान घबरा जाएगा, चाइना घबरा जाएगा। भाई हो सकता है घबरा जाए, पर कतर के कतरे से तुम क्यों घबरा गए? क्यों घबराए? कतर ने कौन सा ऐसा न्यायोचित बात कही कि तुम डर के मारे डगमगा गए? कतर से तुम्हें यह नहीं कहा गया कि अपनी जबान संभालो, भारत के अंदर वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और यदि नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ कहा है तो हदीस के उस भाग को बताओ जिसका विपरीत बोली है। वो इतना कहने की जिनमें हिम्मत नहीं है, वो देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं। ये ऐसी मजबूती इनके घर में मुबारक। मजबूती की परिभाषाएं बदल रहे हैं। देश की वर्तमान सरकार कायरता की सभी सीमाएं पार करती है। जब कतर के आगे घुटने टेकती है तो इससे बड़ी कायरता की कल्पना की नहीं जा सकती। मत सिखाओ हमें कि ये कूटनीति। काय की कूटनीति है? कतर एक कतरे जैसा है, एक भारत की एक डिस्ट्रिक्ट से बड़ा नहीं है। उसके सामने जो झुक जाए, आप सोचो, वाजपेयी जी और जसवंत सिंह जी और आडवाणी जी वाली गवर्नमेंट थी। उस गवर्नमेंट में जब परमाणु पोखरण विस्फोट किया था, उस समय संपूर्ण विश्व उनके खिलाफ था। उसको ये झेल पाते? बताओ आप, कल्पना करो। संपूर्ण विश्व तो जब भी खिलाफ था कि इनको नरेंद्र मोदी को हटाओ। नरेंद्र मोदी जी को प्रधान मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए भी तो विश्व खिलाफ था। तो वाजपेयी जी ने तो वो प्रेशर झेला नहीं। वाजपेयी जी ने तो उस प्रेशर में आए नहीं और ये काम किया नहीं। तो इतना प्रेशर ना झेल पाए, उनको भी लोग मजबूत कह देते हैं। ये मजबूती की कौन सी परिभाषा है? इसका थोड़ा सा आकलन करो। अब कई कह रहे हैं विकल्प क्या होगा। अच्छा, विकल्प इन 2-3 लोगों में ही ढूंढोगे? मतलब या तो राहुल में या मोदी में। आप में आप विकल्प नहीं है क्या? आप खुद तैयार नहीं हो सकते क्या? आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है? इन्हीं में देखोगे जो वर्तमान है। ये तो सभी देशद्रोही है, साबित कर रहे हैं। कोई देश की रेल बेच रहा है, कोई शेल बेच रहा है, कोई प्रतिष्ठान बेच रहा है, किसी ने सेना बेच दी। ये सेना जो ठेके पे दी है, ये जो 75% अग्निवीर निकलेंगे, यदि मान लीजिए राजेंद्र सिंह नरूका ने एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली और इन ट्रेंड लोगों को अच्छी तनख्वाह दे दी, मैं तो सेना बना लूंगा, ये कैसे रोकेंगे मेरे को? और यदि मैं सेना बना लूंगा तो कब कहां का चुनाव करा लेंगे? मैं बताऊंगा ना किसको जिताना है, किसको हराना है। क्या ये इस देश में नहीं है? क्या इस देश में आतंकवादी संगठन नहीं है? ये कहां जाएंगे? ये देश का एक सैनिक 4 साल में देश के प्रति निष्ठावान हो पाता है, तब जाकर तो उसको कमीशन दिया जाता है। एनडीए में 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है। आप इन्हें 4 साल बाद में वापस भेज दोगे कि जाओ अब कहीं भी नौकरी करो। मतलब प्राइवेट कंपनियों के लिए इनको वहां का गार्ड नियुक्त कराना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्होंने पहले किसान बिल के लिए तैयार करवाया था आपको, उन्होंने इस बार ये कहा हो कि हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसियों की और इनकी कमी पड़ रही है, कुछ गार्ड्स भी हमको चाहिए जो ट्रेंड हों। ये तरीका तो नहीं है। आप ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा पहला वाला रेजिमेंटल सिस्टम। तो फिर भारत की सेना का सह प्रमुख क्यों कह रहा है कि किसी भी प्रकार की भर्ती अब अग्निवीरों से ही होगी, जवानों की? केवल कमीशन्ड ऑफिसर जो हैं वो सीडीएस से आएंगे, एनडीए से आएंगे। अभी बाद में क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक वो आएंगे। फिर ये अग्निवीर का जो 75% बाहर निकलेगा, मैं उन 25% को योग्य नहीं मानता जो चमचागिरी और चापलूसी से अंदर जाएंगे। अपनी काबिलियत तो उन्होंने अग्निवीर बनने पे पहले सिद्ध कर दी।
कि भाई अग्निवीर बन गए। अब काबिलियत तो वो 4 आदमी में है, उनमें से एक आदमी की काबिलियत उसमें जाने की क्या आकलन होगा, क्या रेटिंग होगा, वो आकलन सिवाय चमचागिरी, चाटुकारिता और चापलूसी के अतिरिक्त क्या होगा कि उनको उधर और इनको इधर। और फिर जो भारत सरकार की कास्ट के आधार पर रेजिमेंट और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट हैं, उनमें भर्ती का तरीका क्या होगा। शायद जो समर्थक हैं उनका अंदाजा ये होगा मेरे ख्याल से कि जैसे अग्निवीर 46,000 अब के जाएंगे और अगली साल इन 46,000 को इकट्ठा करके इनसे पूछेंगे, भाई राजपूत हो वो इधर आ जाओ, राजपूत हो वो इधर आ जाओ, राजपूत हो वो इधर आ जाओ, गुजर हो इधर आ जाओ, जो कायम खानी है वो इधर आ जाओ, जाट भाई इधर आ जाओ, ये हमारे महार भाई इधर आ जाओ, गढ़वाली इधर आ जाओ, गोरखा इधर आ जाओ। ऐसे करेंगे क्या? ये अंदाज है क्या आपको? मतलब क्या ऐसे कॉल करेंगे या कैसे कॉल करेंगे? उनको किस तरीके से उन रेजिमेंटों में एडजस्टमेंट करेंगे? जब साफ कह रही है सरकार अग्निवीर अच्छे प्रशिक्षित मिलेंगे, यानी राजपूत रेजिमेंट में राजपूत और गुजर कायम खानी लेने के बजाय अग्निवीर ज्यादा अच्छा रहेगा, ये कहना चाह रही है। इस कान में थोड़ा बहुत सुन भी लिया करो। ये आपकी अस्मिता पर सवाल है, आपके अस्तित्व को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है और आप ताली बजाने के लिए तैयार खड़े हैं। बजाओ ताली और अच्छी तरह बजाओ। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं, इन ताली बजाने वालों की वैसे ही भद्द पिटेगी जैसे, क्योंकि सरकार निश्चित रूप से इस बिल को वापस लेने वाली है, क्योंकि उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं है, इतनी साहस नहीं जो इसका सामना कर सके। विरोध तो कतर का नहीं झेल पाई जो सरकार, वो विरोध इनका झेलेगी। एक बात और बता दूं मैं, किसी भी दृष्टि से रेल जलाना, रेलवे स्टेशन जलाना, बस जलाना, जनता को परेशान करना, ये क्षत्रियोचित और मार्शल कौमों का काम नहीं है। इसको तुरंत रोक दें। ये इसी बात का प्रमाण है कि जिनके बाप दादाओं का, परदादाओं का यहां खून बहा है, नीम की ईंट जिन्होंने सजाई है, जो गारे से जिनकी भवन खड़ा हुआ है, वो इस भवन को तोड़ेंगे क्या? ये विरोध का तरीका नहीं है। हां, आप में हिम्मत है, नेताओं को पीटो, नेताओं के घर में आग लगाओ, वहां जाओ, नहीं है इतनी सुरक्षा इनकी। एक आध दो लोगों की छोड़ दी जाए, Z+ वालों की, तो बाकी किसी की कोई सुरक्षा नहीं है। इनका कर लो इलाज, इनको बैठाओ, इनको समझाओ कि क्या करने जा रहे हो तुम। घर पैरा बैठाओ, चूड़ी पहनाओ, जूते पहनाओ, जो मन में आए पहनाओ, लेकिन भारत सरकार की जो संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है। ये किराएदार हैं, ये आज छोड़ के चले जाएंगे। उस संपत्ति को किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आप उसको चोट पहुंचा के तो ये हिसाब कर रहे हो कि मेरी मां की बेइज्जती कर दी किसी ने और फिर मां को ही आप नोच खोसने लगे। आपके देश की बेइज्जती की या आपकी बेइज्जती की, तो आप देश की संपदा और संपत्ति को नुकसान मत कीजिए। ये आप कोई दूसरे देश की धरती पर नहीं खड़े हैं कि आपने वहां की चीजें तोड़ दी। कल को आप ये क्यों सोचते हो कि आपका नंबर नहीं आएगा? आप ही इस देश के भविष्य हैं, आप ही इस देश को संभालेंगे। जब आप उसी रेल की रक्षा करने के लिए यदि रेलवे सुरक्षा बल में तैनात होंगे तो आपको शर्म आएगी कि इसकी एक दिन मैंने जला दी थी, आज मैं इसकी रक्षा के लिए खड़ा हूं। तो आप इनको मत जलाओ। असामाजिक तत्व, देश विरोधी तत्व और षड्यंत्रकारी हर आंदोलन में घुसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान आंदोलन में भी घुसे थे, चाहे ये कितना देशद्रोही चिल्ला या नहीं चिल्ला, लेकिन घुसे थे और इसमें भी घुसेंगे। क्यों घुसेंगे? उनका राजनीतिक फायदा अलग है, क्योंकि वहां तो कांग्रेस से समाप्त होने जा रही है। तो कांग्रेस भी पूर्ण प्रयास में है कि इस बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए, जबरदस्ती इसके अंदर प्रयास किए जाएं। तो आप हिंसक मत होइए। विरोध का आजकल बहुत अच्छे तरीके हैं। आप ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए, आप सोशल मीडिया पर इतना अच्छा माहौल बना सकते हैं जिससे सरकारें गिर जाती हैं और बन जाती हैं। इस सब के अलावा आप सब जाइए ना, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। यदि आप अपनी सक्रियता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ये लोग हार से बहुत डरते हैं। सारे पापड़ हार से बचने के लिए तो करते हैं ये, तो आप इनको पराजित करने का प्रयास कीजिए। यदि आप इनको पराजित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये रोल बैक हो जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले किसान बिल वापस ले लिया गया, तो ऐसे ही गुजरात के चुनाव से पहले यदि आपने सही ढंग से इस अपना विरोध जता दिया, ये तोड़फोड़ से नहीं कि भाई हारने वाले हो, तो निश्चित रूप से ये रोल बैक हो जाएंगे। नहीं तो फिर गाड़ी चली जाएगी जनवरी फरवरी 2024 तक, फिर वहां होगा, या राजस्थान के चुनाव 2023 तक। क्यों? कि ये पराजय के अतिरिक्त किसी चीज से नहीं डरती। इनकी पराजय मौत है। राजनीतिक रूप से जो पराजित हो जाता है उसकी राजनीतिक मौत है। इसलिए आप ये वो बेच रहे हैं, आप जला रहे हो, क्या मतलब निकला फिर इसका? मत जलाइए, मत कोई ऐसा हिंसक आंदोलन कीजिए। हीरक जयंती की तरह शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होकर अपनी विरोध का एक संकनाद कीजिए। निश्चित रूप से विरोध नोटिस होगा, और नोटिस होगा, इनको पता लग जाएगा कि हम पराजित होने वाले हैं, तो ये निश्चित रूप से रोल बैक हो जाएंगे।
अग्निवीर योजना में कई चीज अच्छी हो सकती थी, जैसे इन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग दी और 4 साल के पूरे लोगों का एक कैडर बना देते कि भाई ए क्लास लोग जो है वो एयरफोर्स में चले जाएंगे, बी वाले नेवी में चले जाएंगे, सी वाले इसमें चले जाएंगे आपके थल सेना में, इसके बाद कोस्टल गार्ड में चले जाएंगे, इसके बाद असम राइफल्स में चले जाएंगे, इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाएंगे, जो बचेंगे वो आपके स्टेट पुलिस में चले जाएंगे। बिल्कुल सही था काम, क्या दिक्कत थी? लेकिन एक और चक्कर है, माननीय राजनाथ जी के मुंह से निकल गया कि साहब देश की आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो गई है, इसलिए इतने लोगों को पेंशन देना संभव नहीं है, तो ये चले। अरे तो वो तो उसमें भी हो जाती ना, जो सेना में जाते हैं उनको रेगुलर पेंशन होती, जो दूसरी जगह आपने पेंशन दे ही नहीं रखी और वहां इनको भेज देते, उसमें भी तो वो हो सकती थी। अब पैसा वैसा बचाने के लिए यदि सेना को दांव पे लगाओगे तो आपसे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि किसी भी सांसद को 5 साल के लिए नहीं रखा जाए, उसको 10 महीने के लिए रखो और 10 महीने के लिए रख के उसको पेंशन मत दो। 10 महीने में उसको बयानवीर कहा जाए कि भाई ये बयानवीर है, सांसद है, एमएलए है, ये हमारे बयानवीर है। इनको जैसे ये अग्निवीर है वो बयानवीर कहिए उनको, ये वाणीवीर है, ये बयानवीर है। ये 10 महीने तक रहेंगे, 10 महीने तक इनको आधी तनख्वाह मिलेगी और जिस दिन जाएंगे उस दिन 500 रुपए भत्ता मिलेगा। फोन ये मोबाइल अपना खुद यूज करेंगे और 10 महीने बाद इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। 10 महीने बाद ये किसी पंच सरपंच का चुनाव लड़ लें तो वो इनको वहां कर दिया जाए, बाकी इनको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। बहुत अच्छा बजट कम हो जाएगा और आप चुनाव बंद कर दीजिए हमेशा के लिए, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इन चुनाव बनाओ का। आप सिर्फ ये कर दीजिए कि 10-10 महीने के लिए बयानवीर बनाए जाएंगे और वो बयानवीर ऐसे ही जैसे आदमी अपना बैंक ऑपरेट करता है ना, ऐसे ही ई वोटिंग हो जाएगी और उसी से बयानवीर 10 महीने के लिए बनेगा और 10 महीने तक वो जिस दिन संसद में जाएगा 500-700 रुपए पर डे के हिसाब से उसको भत्ता दे दिया जाएगा। उन सबको जोड़ के 10-12 लाख रुपए मिल जाएंगे इनको और 10-12 लाख रुपए में ये कहीं पंच सरपंच बन जाएंगे। आप ये भी तो चालू कर सकते हो कि ये जरूरी है कि साहब आपको तो बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए और सारा कुछ चाहिए, आपको तो पेंशन भी चाहिए, 1-2 व्यक्ति 2 बार एमएलए रह गया तो 2 टर्म की पेंशन, ये क्या बकवास। अच्छा जनता को ये और नहीं पता होगा, जो व्यक्ति जो सांसद या एमएलए जितनी बार रहेगा उसकी पेंशन उतनी और होगी। मतलब 1 बार एमएलए रह गया 1 पेंशन, 2 बार 2 टर्म में रहा 2 पेंशन, 3 बार रहा 3, 4 बार 4, मतलब कई जो बड़े बड़े 7-7, 8-8, 9-9 बार एमएलए एमपी रहे हैं उनकी पेंशनों की स्थिति यह है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आईएएस अधिकारी को तनख्वाह नहीं मिलती, उससे ज्यादा उनको पेंशन मिलती है। तो ये काम भी तो ये कर सकते हैं, इस काम को क्यों नहीं अपना लेते? बहुत सारा बजट बच जाएगा। बहुत इनको चिंता हो रही है, वाकई बहुत ज्यादा इनको बजट बचाना है, तो इस काम को भी तो किया जा सकता है। बयानवीर भी तो तैयार किए जा सकते हैं। इनको परमानेंट सांसद, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी रहने के बजाय इनको बयानवीर तैयार किया जाए और उन बयानवीर में से 10-10 महीने में इनको रिटायर्ड किया जाए। ना पेंशन देनी पड़ेगी और ना कोई आवासीय सुविधा देनी पड़ेगी और इन बयानवीरों को घर देने की भी जरूरत नहीं है, इनके पास अपने घर तो है ही ना, गाड़ी देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बचत हो जाएगी। यहां क्यों विचार नहीं किया इन्होंने? सारा की सारा देश की सेना पे किया है। देश की सेना के साथ खिलवाड़ ना करें। हाथ जोड़ के निवेदन है आपको, जिन कामों के लिए, जिस मैंडेट के लिए चुनाव के लिए। देखिए एक चीज और है, लोकतंत्र है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन लोकतंत्र में जो लुच्चा तंत्र पनपता है उसका कोई इलाज नहीं है। वर्तमान गवर्नमेंट को इस तरह की बकवास करने के लिए कोई मैंडेट नहीं दिया गया। उसको जो मैंडेट उसने सामने रखा था, लोकतंत्र में इतना सुधार करवाने की मेरी इच्छा है, यदि कभी सफल हुआ, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, कि लोकतंत्र के अंदर पहले अपना एजेंडा दे कि मैं क्या करने वाला हूं अगले 5 साल में। उस 5 साल में उस एजेंडे के अतिरिक्त जहां हाथ पैर दाएं मारे उसको निश्चित रूप से सीधा लाके, जैसे बैल को वापस गाड़ी की लीक में ला देते हैं, ऐसे लाने के लिए एक निश्चित रूप से प्रक्रिया होनी चाहिए और वो नागरिकों का एक समूह ऐसा होना चाहिए, परिषद होनी चाहिए ऐसी, जो उनको कान पकड़ के वापस अपने एजेंडे पे लाए। ऐसा कोई इन्होंने घोषणा पत्र में नहीं दिया था। इस प्रकार का पिछले में तो चलो किसान में तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, चलो इन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू कर दिया। हालांकि जनता ने स्वीकार नहीं किया। जब कांग्रेस को यह स्वीकार कर दिया तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को कैसे स्वीकार करें? अब ये अग्निवीर वाला अगले चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाते, जनता वोट दे देती, आप लागू कर देते, पर ऐसा तो आप करते नहीं। ये एक ऐसा होना चाहिए, घोषणा पत्र से अलग जाने वाले को, मैंडेट से अलग जाने वाले को सदस्यता उस दिन समाप्त हो जानी चाहिए उसकी। जैसे अब ये वर्तमान सरकार अपने मैंडेट से बाहर गई तो ये मान लिया जाना चाहिए कि ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है और अब ये सरकार नहीं है। तो वास्तव में तो ये जिन चीजों पे चुनकर आते हैं उन चीजों पे काम करें, उनको छोड़ के ये दूसरी जगह कबड्डी खेलते हैं। इसके लिए कौन सी इतनी देरी हो रही है? दोबारा चुनाव आ रहे हैं, आप अपना मैंडेट रखें और उस चीज में जनता स्वीकार करेगी तो लागू कर देना। प्रजातंत्र है ना, क्यों परेशान हो? इतना जल्दबाजी क्यों करते हो? सुन के आते हो, खाते हो खशम का और गाते हो बीरा का। ये काम करो बंद। वोट तो लेते हो हमारे,
और हित में काम करते हो उनके जिनके हित के लिए आप बैठे हो यहां, जो आपको पैसा देते हैं, क्योंकि चुनाव आप लोगों ने खर्चीला बना रखा है। तो आज की जो ये बात है संभवतः समझ बैठी होगी। इसमें 2-3 जो भ्रांति हैं जो लोगों ने फैला रखी हैं वो ये है कि एक तो लोग कह रहे हैं रेजिमेंटल खत्म नहीं होगी, सरकार डर के मारे कहने तो लग गई है लेकिन ये नहीं बता पा रही है कि उन रेजिमेंटों की भर्ती कैसे होगी। अच्छा, इसके अलावा ये कोई ये सोच रहा है कि नहीं साहब बाकी ये जो 25% हैं वो ठीक है, बाकी 75 को यहां रिजर्वेशन, वहां रिजर्वेशन, यहां रिजर्वेशन। कहां से आएगा वो रिजर्वेशन? वो तो पहले से भी जगह है उनको, और यदि इनको रिजर्वेशन है तो फिर ये उन्हीं में से गए ना। आप बताइए अग्निवीर के लिए आप फिजिकली फिट लेंगे, है ना, और फिर आप आईपीएस में जो तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी से, उनके बीच में उनको 10% रिजर्वेशन देंगे? नहीं मिलेगा। कांस्टेबलरी के मिलेगा, और कांस्टेबलरी के अंदर यदि 10% मिलेगा तो बाकी के उसी 40% में से मिलेगा जो अनरिजर्व्ड है, या उसमें से दे रहे हैं किसी में से। देखो ईडब्ल्यूएस के ये हाथ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जो खुद ही तनख्वाह ले रहा है वो तो ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर हो गया, है ना। तो कह रहे हैं 11 लाख लेके आ रहा है साथ में, तो वो तो ईडब्ल्यूएस में नहीं रहा। 11 लाख में तो वो 200 गज का मकान कहीं ना कहीं गांव में बना ही लेगा, और 100 गज का या सिटी में बना लेगा, तो वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा, तो वो उस 40% में से ही जाएगा। एससी में जाएगा नहीं, एसटी में जाएगा नहीं। तो ये 10% मतलब आरक्षण को 70% करने जा रही है सरकार। मतलब यही घोषणा किया है ना कि पुलिस में आरक्षण अब 70% हो जाएगा मध्य प्रदेश में। यही तो शिवराज जी यही तो कह रहे हैं। और सीएपीएफ में 70% हो जाएगा, ये देश का गृह मंत्री कह रहा है। और प्राइवेट नौकरी में भी इनको महत्व दिया जाएगा, अर्थात वहां भी आरक्षण हो जाएगा। और अभी तो ये चीज तो बाकी है कि अग्निवीर में आरक्षण होगा कि नहीं होगा, ये चीज तो अभी बाकी है। मुझे लगता है कि चूंकि अग्निवीर सैनिक नहीं है इसलिए ये उसमें निश्चित रूप से आरक्षण देंगे। और जब यदि उसमें आरक्षण दे ही दिया तो फिर कबड्डी खेलो, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, अपने अपने घर जाओ और अपने इस पर करो, क्योंकि सिख ये इनका कहना है कि अंग्रेजी सिस्टम है, इसको हटाना है। तो मेरे तो समझ इतनी बैठी, आप लोगों के और बहुत कुछ समझ बैठ गई हो, बहुत सारे फायदे इतना आप लोगों ने गिना दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सोच रहे हो कि पिछले 75 वर्ष से भारत की सेना फेल रही, इसलिए इसके अंदर ये किया जाए। मैं तो कह रहा हूं जो भारत की सेना का सिस्टम है ये पूरी प्राइवेट नौकरियों में भी कर दिया जाए और सारी चीज में कर दिया जाए। वर्तमान सिस्टम भारतीय सेना का सर्वोच्च है, और इस सिस्टम को पुलिस में, फोर्स में, प्राइवेट नौकरियों में सब जगह कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। और इन पे भी कर दिया जाए, इन बयानवियों पर भी, इन सांसद संसदों पर भी कर दिया जाए। ये भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखें तो देश सुधर जाएगा। सेना को मत छेड़ो, सेना के अनुरूप अपना काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत की सेना, जय भारत।